उपस्थित सभी सांसदगण, विधायकगण, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, कार्य समिति के बंधुओं, भाई बहनों, सुबह से हम लोग अपनी इस कार्य समिति की बैठक में एक प्रकार से आगामी रोडमैप के नाते से और चर्चा कर रहे हैं। लोकतंत्र में हर 5 वर्ष के बाद एक लोकतंत्र का उत्सव आता है। कभी लोकसभा का आएगा, कभी विधानसभा का आएगा, कभी स्थानीय निकाय का आएगा, ग्रामीण क्षेत्र आएगा, कभी शहरी आएगा। लगातार प्राकृतिक आपदा कोविड के नाते भी 2 वर्ष हमारे खराब हुए, सभी के हुए, चाहे पार्टियां पक्ष की हैं, विपक्ष की हैं, सरकार में हैं, नहीं हैं, राजनीतिक हैं, धार्मिक हैं, सामाजिक हैं, व्यक्तिगत है, पारिवारिक है, सबका कोविड उस समय तो नंबर 2 पर ऐसा कुछ कैलकुलेशन लोगों ने बताई है कि अपने देश की आबादी 140 करोड़ हो गई और चाइना किससे पीछे हो गई है। अब इसे 1 नंबर पर जाने के बाद हमको आनंद महसूस करना चाहिए या कोई दुनिया में नंबर 1 पर आ गए हैं। तो नई वैक्सीन इसको ईजाद किया, न केवल अपने देश को बल्कि दुनिया के और देशों को भी इसमें सहायता की। समय बड़ा कम बचा इस 5 वर्ष की योजना में। तीसरे वर्ष में हमने सरकार की जो योजनाएं बैकग्राउंड में चल रही थी उन पर काम करना शुरू किया और खास करके प्रदेश में हर सेवा को, हर योजना को जनता के घर तक, द्वार तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए बहुत योजनाएं बनी। जब नई चीजें होती हैं तो बड़ा असमंजस की स्थिति होती है, इसका परिणाम क्या निकलेगा, क्योंकि कोई नई बात होती है उसके प्रति क्वेश्चन मार्क खड़ा करना बहुत आसान है। विपक्ष के लोग तो करते ही करते हैं, कई बार तो अपने लोगों में भी वो आपको शुरू हो जाती है, क्या शुरू कर दी। और हरियाणा में तो ऐसी योजनाएं बनाई हमने कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र के लोगों ने बहुत योजनाओं की सराहना भी की है और कई योजनाएं अडॉप्ट करके दूसरे प्रदेशों में लागू भी की है। हमने कोई इसलिए वो शुरू की थी कि कहीं और लागू होंगी कि नहीं होंगी, हमने शुरू की थी अपने प्रदेश की जनता को लाभ पहुंचाए, उसका लाभ पहुंचाने भी लगे। आज प्रत्यक्ष उसकी जनता में चर्चा भी है। 1 साल के बाद लगा कि इन योजनाओं का लाभ कितना हुआ, कितना नहीं हुआ है। मन लगाकर पूरी ताकत, शक्ति, जो मेरी क्षमता, सब उन्हें काम किया है। आप में से कोई एक बता सकता है कि मुझे ये काम एक सबसे अच्छा लगा है सरकार का, या सही तरीके से जैसे पहले चलता था, ठीक है जी होता रहेगा। 5500 ऊपर पंचायतों ने अपने प्रस्ताव पारित किए हैं। किसी ने 2 लाख तक के पहले कर दिए थे, फिर 5 लाख तक तय कर दिए। अब टेंडर की भी प्रक्रिया शुरू हो गई और काम होने शुरू हो गए। किसी ने क्या, अधिकांश लोगों ने आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी संतुष्टि व्यक्त की और किसको कितना लाभ हुआ, संख्या मेरे पास पूरी होती थी हर गांव की, और उसमें से कुछ नाम, उस गांव के 5-7 नाम मुझे डिपार्टमेंट से मैं लेके जाता था। उसमें से प्रत्यक्ष जो 2-4 उपस्थित होते थे उनकी जानकारी मैं पहले करवा लेता था, इन 5 में से उपस्थित कौन है। उनमें से भी खड़े होकर बताते थे, हाँ मेरा ये इलाज हुआ, इतना पैसा बचा। कुछ जगह शिकायतें भी मिली कि हमसे डॉक्टर ने शुरू में गए तो 20,000 रुपया जो हमारा खर्च करा दिया, किसी ने कहा 10,000 रुपया खर्च करा दिया। आपने तुरंत सीएमओ को कह करके उसकी इंक्वायरी करने के लिए कहा कि अगर डॉक्टर ने गलत पैसे लिए हैं तो इनके पैसे लौटाएंगे, और अगर सरकार के बिल में उसने जोड़ दिए तो ठीक है, नहीं जोड़े तो उसको सरकार के बिल में जोड़े। इस व्यक्ति का, इस परिवार का खर्च नहीं होना चाहिए। आखिर 5 लाख रुपए का हमने हेल्थ का उसको इंश्योरेंस किया। जब ये योजना शुरू हुई तो उसमें परिवार गिने गए कि 15.5 लाख एंटाइटल्ड परिवार हैं एज पर SCCC डाटा, और वो डाटा 2011 का डाटा है और उसमें तो बहुत परिवर्तन भी आ चुके हैं। एक तो कहा एक कार्यक्रम था मानेसर में, मैं स्वयं ऐसे जो कार्ड है बांटने के लिए, काफी लोग थे लेकिन 10 कार्ड उन्होंने मेरे हाथ से बंटवाए
एक बालक आया, उसको गाड़ दिया। मैंने कहा तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? करने के ठेकेदार। मैं हैरान हुआ कि भी 1,80,000 की आयु के नीचे का ही तो व्यक्ति कार्ड का हकदार है, इसके पिताजी ठेकेदार हैं। मैंने पूछ लिया कि कितनी आमदन होगी साल की? अच्छा स्कूल पढ़ने वाला विद्यार्थी था, 11वीं 12वीं का। कह लीजिए 5-6 लाख रुपए तो होगी। अब उसके सामने मैं कुछ नहीं बोला। बाद में आकर के मैंने कहा डिप्टी कमिश्नर को और प्रदेश में जो अधिकारी, मैंने कहा एक व्यक्ति की 5 लाख 6 लाख उसका बालक खुद बता रहा कि आए है, और उसका आयुष्मान कार्ड कैसे बना? 1,80,000 की लिमिट हमारी। तब उन्होंने बताया कि एससीसी से डाटा जब बना था उस समय जो बीपीएल में थे उन सब के कार्ड आज भी हैं, और उसमें लगभग 3 लाख परिवार ऐसे हैं जिनका डाटा काटने के लिए हमें अनुमति नहीं, हम काट नहीं पा रहे। वो सब 1,80,000 से ऊपर है। खैर वो केंद्र का विषय अपने आप देखेंगे, लेकिन हमने जब हिसाब लगाया तो हमारे यहाँ 15.5 लाख परिवार ही उस कार्ड के हकदार हैं, लेकिन हमारे यहाँ 1,80 से नीचे की जो परिवार है वो तो लगभग 29 लाख है। तभी विचार आया कि बाकी जो 14 लाख है इनको भी कार्ड मिलना चाहिए। तो हमने चिरायु हरियाणा नई योजना बनाई और 500 करोड़ रुपए का साल का खर्च ये हरियाणा सरकार करने के लिए तैयार हुई। अभी चीजें केंद्र की भी है, प्रदेश की भी है, उपलब्धि मिली जुली है। अब न इसको हम केवल केंद्र की बता सकते, न इसको केवल प्रदेश की बता सकते, तो हमें इन उपलब्धियों को इस तरह जोड़ के भी करना होगा। इसी प्रकार जब राशन कार्ड नए बनाने की बात आई, हमने पहले 2 जिलों में प्रयोग किया, कुरुक्षेत्र में और सिरसा में। 45,000 कार्ड पिछले यानी 2022 के मार्च में ये बने थे। अनुभव आया उसमें से कि कुछ कार्ड गलत भी बन गए। मुझे पवन सैनी अपने लाडवाई ने बताया कि भाई हमारे यहाँ कुछ लोगों के कार्ड तो ऐसे बन गए, अच्छे मकान है, अच्छी चीजें, कैसे हो गया ये? बहुत शिकायतें भी आती थी। 3 मंजिल मकान है जी, बेटा घर में नौकरी करता है, घर में गाड़ी है, फिर भी पीला कार्ड। अब ये शिकायत वाजिब थी, और जिनके कार्ड नहीं थे उनको कुछ भी नहीं था। सब अध्ययन किया गया। अध्ययन करने के बाद पाया कि 3 लाख परिवार ऐसे हैं जो इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं। 80,000 परिवार, 82,000 परिवार ऐसे हैं जिनके घर में कोई ना कोई सरकारी नौकरी में है और फिर भी उनके कार्ड बने हैं, और जिनके बनने चाहिए, जिनके नहीं बने हैं 12.5 लाख परिवार वो भी हैं। अब इस एक्सरसाइज को किया, बहुत चिंता हुई कि आखिर बन तो जाएंगे, ठीक है, खुश होंगे। जब आप काटोगे कितना ही बड़ा होगा तो वो परेशान करेगा, उसके मन में दूसरी बात जाएगी। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो डिजर्व नहीं करता है उसकी अगर कोई फैसिलिटी काटते हैं तो बाकी लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं भी ठीक हो गया इसका कटे। हम जो डिजर्व नहीं करता है, सरकार की जनहित की स्कीमें उसी के लिए हैं जिसको जरूरत है इसकी। जिसको जरूरत नहीं है अगर उसको लिए खोल के रखेंगे तो सरकार कभी भी उस आदमी तक अपना लाभ नहीं पहुंचा सकती जिसको पहुंचाना चाहिए था। बजट तो निश्चित है, सीमित है। तो ये भी प्रयोग किया, और इसमें से बाद में शिकायतें भी आई। 2 लाख परिवार ऐसे यानी शिकायतें निकल करके आई जिसमें से काफी कुछ ठीक करने के बाद उनको मौका मिला, 1.25 लाख के आसपास ठीक भी कर दी। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि इन उपलब्धियों को भी हमको जन जन तक जाकर के बातचीत करनी चाहिए, पूछना चाहिए कौन इसके बेनिफिशियरी है, कितने ही। अब जैसे किसानों का जो पैसा सीधा जाता है, किसानों ने खड़े होकर कहा कि हम तो बिल्कुल बंधक बने हुए थे। ठीक है, आड़तियों को उस समय परेशानी हुई थी, और हमारा आड़ती जो है हमारा समर्थक है, लेकिन न्याय अन्याय में तो हमको सोचना पड़ेगा। न्याय अन्याय में तो न्याय जिसको पहुंचाना उसको पहुंचाना है, चाहे उसमें अपने आदमी को भी थोड़ा समझाने की आवश्यकता पड़ेगी तो समझाएंगे। और आज किसान खुश है, 50,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में सीधा डीबीटी हुआ है, डायरेक्ट पेमेंट 50,000 करोड़ रुपया। कम बात नहीं। पहले जिसका पैसा होता था किसान वो जाके कहता था आदमी को भी पैसे दे दे, क्या करना, बेटी की शादी है तो बेटी की शादी में हलवाई मैं करा देता हूँ ना, टेंट वाले को मैं कह देता हूँ, फोन करता हूँ, जाओ टेंट वाला कर लो, कपड़े लेने वहां से जाकर ले आओ, पेमेंट वो उनकी करता था। इसके हाथ में पैसे नहीं आते थे। आज हिसाब किताब किसान रखता है कि मेरे पास पैसा आया, इसमें से इतना मैंने आड़ती को पुराना देना वो दे देता है, इतना बैंक को देना देता है, बाकी अपना हिसाब करके अपने आप जाता है। आज वो समय नहीं है कि घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, सबके घरों में पढ़े लिखे हैं। आज बच्चे, नौजवान, उन्होंने सब कुछ अपना आप ग्रहण कर लिया है। अब ये पढ़ी लिखी पंचायतों का इतना असर है कि आज कितनी बहनें, माताएं जो सरपंच बनी हैं वो आकर के स्वयं अपनी बात आके कहती हैं, क्योंकि वो सारे जन संवाद कार्यक्रम में
सरपंचों से कोई ना कोई एक बार, आसपास के 8, 7, 10 गांव के सरपंच भी आते हैं। जो सरपंच है खड़े होकर कोई एक बात बताओ अपनी, जो आपको गांव के लिए बहुत महत्वपूर्ण लगती है, ताकि उसकी डिमांड पर टिक करके उसको कराने के लिए प्राथमिकता दी जाए। डिमांड तो उनकी 8, 7, 10 होती है। तो इस सारे को करने के बाद एक एक सरपंच से पूछा जाता। प्रारंभ में कठिनाई भी आई कि लोग ज्यादा होते हैं, किसकी सुनो किसकी नहीं सुनो, अब हाथ खड़े हो जाते हैं बहुत, कहीं भी नजर गए उसको कहते हैं अच्छा इसको नहीं पकड़ा। 10 लोग खड़े हैं, एक बोल रहा, 9 को गुलगुल हो रही है। आखिर में तो असंतोष बहुत होना शुरू हो गया कि मैं इतनी देर से हाथ खड़ा कर रहा हूं और मुझे बारी नहीं आ रही है। तो थोड़ा हमने पैटर्न बदला जाकर के कुरुक्षेत्र में और सिरसा में कि जब इस सब कागज लेके आओ, और जो आपने डिमांड रखनी है, शिकायत करनी है, सुझाव है, अपना कागज जरूर दो, बिना कागज के बिना आगे बात बढ़ेगी नहीं। तो जो कागज देते थे उसमें से एट रैंडम, जैसे लॉटरी निकलती है, ऐसे पर्चियां डाल के निकालते थे। पूछते थे उनसे कि भी 300 कागज आए हैं, 5 मिनट भी एक पर लगे तो 1500 मिनट लगेंगे, आप बैठने के लिए तैयार हो? ये नहीं, इतना तो नहीं बैठ सकते। तो फिर पर्चियां निकाल के जिसकी बारी आए उसको पूछे तो तैयार था, हम तैयार हैं। तो उसने 25, 30, 40 लोग जितने की बारी आती थे 1-1.5 घंटा उतना बात करके और उसके बाद बंद करते थे। बंद करते ही थोड़ा सबको लगता था मेरी बात तो रह गई। हम विश्वास दिलाते थे उनको कि नहीं, आपका एक एक कागज जो हमको मिला है, इसका एक एक अक्षर, एक एक वाक्य, इसको हम पढ़ करके और डिपार्टमेंट को देंगे, वो हमको जवाब देगा। अब इसके बाद इतने कागजों को कैसे संभालें, क्या करें? तो मैं प्रोसेस इसलिए बता रहा हूं कि ये सारे हरियाणा में उनको चलाना है। और अभी तो ये स्वयं प्रयोग किया, 4 जिलों में गया, आज मंत्रिमंडल के साथियों से बैठ के बात की है। तो अपना जो ये केंद्रीय कार्यक्रम है जून महीने का, अगर इसके अंदर फिट होता होगा तो करेंगे, नहीं तो इसके बाद करेंगे कि हर मंत्री अपने दिन में 4-5 गांव, एक एक गांव में जाकर के बातचीत करेंगे, ताकि जैसे अब हमारी बहन कौन बोल रही थी अभी, कैलाशोरी, कि गांव में जाना चाहिए, कार्यक्रमों को करने, अपने कार्यकर्ता को तैयार करना है, उसका भी एक योजना बनाने के लिए बैठकें करना, सब करना। लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है, चाहे वो सरकार के साथ जुड़े हुए लोग हों और चाहे पदाधिकारी हैं सरकार के साथ नहीं भी हैं, विधायक, सांसद, मंत्री, ये तो सब जाएंगे ही। लेकिन जो पार्टी पदाधिकारी हैं वो भी एक एक गांव में जाकर और हमको योजना बना करके उनसे बातचीत करना, अपनी बात उन तक पहुंचाना। पहली बात तो पहुंचाने से पहले उनसे पूछना कि बताओ भाई आपको क्या अच्छा लगा। नौकरी के बारे में इतना उत्साहपूर्वक लोग बताते हैं कि पहले इतने बड़े बड़े गट्ठर में लेके जाया करते थे पैसे के, और पंजाबी में वो कहते थे फिर लीडर भी पालना पैदा सी, खाली पैसे नहीं, लीडर भी पालना पैदा सी, बिना लीडर तो पैसे भी कम नहीं सी आते। अब वो सारे के सारे कहते तो पता ही नहीं लगा कि केवल बालक जो पेपर दे देगा उसको ही पता है, और जब रिजल्ट आता तो वही दौड़ के बताता है मेरी नौकरी लग गई। 1,04,000 लोगों को अब तक हम नौकरी दे चुके हैं, 1,04,000। और अभी अगले 6 महीने में 35,000 ग्रुप सी की और लगभग 13-14,000 ग्रुप डी की, और फिर पीजीटी टीचर्स अलग, पुलिस के लोग अलग, ऐसा कुल मिला के 60,000 लोगों को अगले 6 महीने में और एक नौकरी मिलने वाली। पहले लोग नाराजगी का कारण ये बताते थे कि उसके बेटे को नौकरी लगवा दिया, फिर उसी से लड़ना वोट। आज कोई नहीं कहता, आज सब कहते हैं कि नहीं भाई नौकरी लगी है, जिसकी बेटा तो होशियार था उसका, जिनकी नहीं लगी वो भी प्रशंसा करते कि भाई लड़का तो होशियार था, मेरे साथ पढ़ता था, सबसे अव्वल आता था। अभी बीडीपीओ हमारे लगे, एमटेक, एमबीबीएस, बीडीपीओ, वरना बीडीपीओ तो ऐसे ऐसे हैं जो एप्लीकेशन नहीं लिख सकते, जो पुराने लगे हुए। अगर मेरिट के ऊपर मिशन मेरिट रख के चलेंगे तो इन लोगों ने ही जनता की सेवा करनी है। आप और हम तो साधन बना के, चीजों को नीतियां बना के, पॉलिसी बना के आगे बढ़ा रहे हैं, प्रत्यक्ष काम तो कराना ही इन लोगों से कराना है। और ये भ्रष्टाचार करने के लिए भी एक जननी भ्रष्टाचार की इसलिए भी है कि इन लोगों ने सबने नौकरी पाते समय इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। उस इन्वेस्टमेंट का पैसा ब्याज समेत ये व्यापारी हो जाता आदमी कि मैंने अगर 20 लाख रुपया दिया है तो 20 लाख का अगर 2 करोड़ नहीं निकाला तो 20 लाख निकालने का तो मेरा भिखारी हो गया। और व्यक्ति का पैसा नहीं लगेगा, सारे ही ठीक चलेंगे, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अधिकांश को लगेगा नहीं भाई, अगर हमको ईमानदारी से
कोई काम नौकरी मिली है तो हमको भी आगे ईमानदारी से काम